हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। 8th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 फाइंड द रेशो। रेशो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि रेशो हमेशा सेम चीज़ों में फाइंड आउट की जाती है, यूनिट्स सेम होने चाहिए। जैसे फर्स्ट पार्ट है स्पीड ऑफ साइकिल 12 किलोमीटर्स पर आवर टू द स्पीड ऑफ कार 36 किलोमीटर्स पर आवर। देखिए यूनिट सेम है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो इसमें आपको कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप रेशो निकाल देंगे। रेशो वैसे ही जैसे आप 6th क्लास में 7th क्लास में पढ़ के आए हैं। रेशो क्या होता है? एक्चुअली एक डिवीजन होती है फ्रैक्शंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट, स्पीड ऑफ साइकिल 12 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार 36 किलोमीटर पर आवर। तो रेशो इनकी आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए यूनिट सेम है, किलोमीटर पर आवर, ये खत्म हो जाएगा, कैंसल आउट। तो 12 रेशो 36, यानी कि 12 जो फर्स्ट नंबर है वो न्यूमरेटर में जाएगा, सेकेंड वाला डिनोमिनेटर में आएगा। तो अब आप इनको कैंसिल कीजिए। देखिए 12 1 ज़ा 12 3 ज़ा, तो रेशो क्या आ जाएगी? फ्रैक्शन पहले क्या आई? 1/3। तो रेशो क्या आएगी? 1/3। 1 जो न्यूमरेटर है वो फर्स्ट, डिनोमिनेटर सेकेंड, तो 1/3। सेकेंड पार्ट इज 10 मीटर्स टू 10 किलोमीटर्स। अब देखिए ये मीटर है, ये किलोमीटर है। मीटर और किलोमीटर दोनों डिफरेंट यूनिट हैं, दोनों लेंथ के यूनिट हैं, बट एक छोटा यूनिट है, एक बड़ा यूनिट है, यूनिट सेम नहीं है। तो या तो आप इन दोनों को किलोमीटर्स बना लीजिए या मीटर्स बना लीजिए। तो आप इसको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, कैलकुलेशंस इजी होंगे। 10 मीटर्स टू 10 किलोमीटर्स, 10 मीटर्स टू 10 किलोमीटर्स। 10 किलोमीटर्स को पहले मीटर में ले आइए। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। तो 10 किलोमीटर कितना होगा? 10 इंटू 1000 करेंगे, 10,000 मीटर्स। अब रेशो किसकी हो गई? 10 मीटर रेशो 10,000 मीटर्स। तो 10/10,000, देखिए मीटर मीटर सेम है, ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो 10/10,000, एक एक ज़ीरो, ये देखिए हम 10 1 ज़ा और ये 10, या सीधे आप ज़ीरो भी कट कर सकते हैं। तो 1/1000, 1/1000 मीन्स 1/1000। थर्ड पार्ट इज 1.5 मीटर्स टू 10 सेंटीमीटर्स। अब ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है। तो कोशिश हमेशा क्या रहनी चाहिए कि जो बिगर यूनिट है उसी को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट किया जाए। रीज़न क्या है कि अगर आप छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में लेके जाएंगे, जैसे सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे, तो वहाँ डिवीजन होगी, पॉइंट लगेगा, कैलकुलेशंस टफ होंगे। तो हमेशा बड़े वाले यूनिट को चेंज करो छोटे वाले यूनिट में, वहाँ मल्टीप्लाई होना है, तो it will be easy. This is third part, 1.5 meter to 10 सेंटीमीटर्स। तो पहले 1.5 मीटर्स, देखिए 1 मीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, ये आप जानते हैं। तो 1.5 मीटर्स इज इक्वल टू 1.5 इंटू 100 सेंटीमीटर। एक पॉइंट ये यहाँ ऐसे देखिए 1.5 पॉइंट हटाएंगे, नीचे आएगा 10 इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा? ये और ये कैंसिल, 15 इंटू 10 150। तो हमारे पास आ गया 150 सेंटीमीटर्स। अब रेशो किस में हो गई? 150 सेंटीमीटर रेशो 10 सेंटीमीटर। यूनिट सेम हो गया, यहाँ यूनिट देखिए कैंसिल हो जाएगा। 150 जो फर्स्ट नंबर है वो हमेशा ऊपर लिखा जाएगा, सेकेंड वाला डिनोमिनेटर में जाएगा। तो ये 0 0 कैंसिल, 15/1 मतलब 15/1। फोर्थ पार्ट, दिस इज 1 आवर टू 300 seconds, 1 hour to 300 seconds, 1 hour to 300 seconds। पहले आवर्स को सेकेंड्स में चेंज करेंगे, क्योंकि यूनिट सेम नहीं है तो यूनिट सेम बनाना पड़ेगा। देखिए 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स, और 60 मिनट से जब सेकेंड में जाएंगे तो इंटू 60 हो जाएगा। तो 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? 3600 सेकेंड्स। रीज़न कि पहले हम 60 करेंगे इंटू, फिर 60 करेंगे इंटू, एक मीटर मिनट्स के लिए, फिर सेकेंड्स के लिए। तो ये आ गया 3600 सेकेंड्स। अब रेशो क्या आएगी? 3600 सेकेंड्स टू 300 सेकेंड्स, सेकेंड्स कैंसिल हो जाएंगे। 3600 अपॉन 300, 2 zeros कैंसिल आउट हो जाएंगी। और ये देखिए 3 1 ज़ा 3 12 ज़ा, तो इट इज़ 12/1 मतलब 12/1। This is the answer. Next, fifth part, it is 80 पैसा to ₹4। देखिए यहाँ पैसा है, यहाँ रुपीज़ है, तो अगेन हमें रेशो सेम करनी होगी। लुक 80 पैसा to ₹4।
पहले आप चेंज कीजिए ₹4 को, 1 रुपी इज इक्वल टू कितने होते हैं 100 पैसा, तो 4 रुपीज़ किसके बराबर आ जाएंगे 400 पैसा, तो रेशो क्या हो जाएगी 80 पैसा, रेशो 400 पैसा, तो रेशो है तो 80/400, 0 एंड 0 कैंसल आउट, 8 1s are 8, 5s are 40, तो दिस इज 1/5, 1:5 आ जाएगी यहाँ। 6th पार्ट, इट इज 200 grams to 8 kg। आपने नोटिस किया होगा मैथड सब में सेम है, बस टर्म्स अलग अलग हैं, कैलकुलेशन अलग आ रहा है, रूल एक ही है सबके लिए। 200 grams to 8 kgs। अब kg को पहले हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज द 200 grams to 8 kgs, दिस इज द क्वेश्चन। रेशो दी हुई है 8 kg किसके बराबर आएगा 1 kg इज इक्वल टू 1000 grams, तो 8 into 1000 8000 grams आ गए। अब रेशो क्या बन गई 200 grams to 8000 grams, 8 into 1000 8000 grams आए थे, तो यहाँ 8000 ग्राम सेम यूनिट है, 200 अपॉन 8000, 2 zeros कैंसल आउट हो जाएंगी। देखिए 2 1s are 2 40s are, तो इट इज़ 1/40 यानी कि 1:40 आ जाएगा। अब सोचिए अगर आप यहाँ पे इसको चेंज नहीं करते 200 रेशो 8 कर देते हैं तो आंसर गलत होगा, क्योंकि ये पहला रूल है कि रेशो जो है हमेशा सेम यूनिट में जाती है, तो आपने बस इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, आउट ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन ए क्लास 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गुड इन साइंस। एक क्लास है 20 स्टूडेंट्स की, उसमें से 50% स्टूडेंट्स जो हैं वो गुड इन साइंस हैं, तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गुड इन साइंस। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो पता करने हैं जो साइंस में गुड हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 20 गिवन इन द क्वेश्चन। गुड इन साइंस परसेंटेज दी हुई है 50%, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गुड इन साइंस 50% ऑफ 20, इसका 50%, तो वैसे तो ये ऑरली भी हमें पता चलता है क्योंकि टोटल परसेंट 100 होता है, तो 50% मतलब हाफ, तो 50% ऑफ 20 50% हटाएंगे तो नीचे 100 लगेगा। ये रूल है, जब भी परसेंटेज हटेगी नीचे डिनोमिनेटर में 100 लगेगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 20, तो 0 0 0 एंड 0 ये कैंसिल हो जाएंगी। 5 2s are 10 स्टूडेंट्स जो हैं दे आर गुड इन साइंस। Question number 3, 35% of 40 students are good in statistics. How many students are not good in stats? देखिए 35% 40 स्टूडेंट्स के वो गुड हैं स्टैट्स में, तो क्या बताना है जो गुड नहीं है उनका नंबर बताना है। टोटल स्टूडेंट्स 40, गुड इन स्टैट्स 35, नॉट गुड इन स्टैट्स। अब टोटल परसेंटेज इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप परसेंटेज को पहले माइनस कर लीजिए या यहाँ से गुड इन साइंस स्टैट्स वाले नंबर निकाल के देन उसको टोटल में से माइनस कर दीजिए। टोटल स्टूडेंट्स 40, स्टूडेंट्स गुड इन स्टैट्स है 35%, तो स्टूडेंट्स नॉट गुड इन स्टैट्स जो गुड नहीं हैं वो कितने हो गए। टोटल परसेंटेज क्या होती है 100 में से 35 को माइनस कर दो, पीछे कितना रह गया परसेंटेज 65। देखो दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, एक गुड है एक नहीं गुड है, तो जो गुड है उनकी परसेंटेज 35 है, नॉट गुड की क्या आ जाएगी 65, 100 में से माइनस होनी है क्योंकि टोटल परसेंटेज ऑलवेज 100 होती है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट गुड इन स्टैट्स दैट इज 65% ऑफ 40, टोटल स्टूडेंट्स 40 हैं, तो 65/100 इंटू 40, ये देखो ये 0 और 0 कैंसिल हो गई। 2 से 2 5s are 10, 2 2s are 4, 5 13s are 65, तो 13 स्टूडेंट्स जो हैं दे आर गुड नॉट गुड इन स्टैट्स। क्वेश्चन नंबर 4, what % ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 आर प्राइम। 1 से 50 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं पहले आप उनको काउंट करेंगे, फिर आप उनकी परसेंटेज निकालेंगे। देखिए पहले हम प्राइम नंबर्स लिखते हैं। प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50 आर 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 एंड 47, दीज आर द प्राइम नंबर्स। अब रिकॉल कीजिए पहले कि प्राइम नंबर्स होते क्या थे। प्राइम नंबर्स क्या हैं
numbers which are divisible by 1 and itself only। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो जो सिर्फ 1 और अपने आप के टेबल में आते हैं, किसी और टेबल में वो नंबर्स आपको दिखाई नहीं देंगे, दे आर कॉल्ड एज द प्राइम नंबर्स। 1 को छोड़ दिया जाता है क्योंकि 1 ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट है। तो प्राइम नंबर्स का नंबर कितना है, काउंट कीजिए, दिस इज 15। तो टोटल नंबर्स हमारे पास कितने हैं, 1 से 50, टोटल नंबर 50 हो गए। तो परसेंटेज ऑफ प्राइम नंबर्स, जो प्राइम नंबर्स हैं उनका नंबर 15 है ओवर टोटल इंटू 100। आप देखो 51 ज़ा 52 ज़ा, तो 15 2 ज़ा 30% जो हैं वो प्राइम नंबर्स हैं 1 से लेके 50 तक। क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशोज टू परसेंटेज। ये कुछ आपको रेशोज दी हैं, आपने इनकी परसेंटेज बतानी है। फर्स्ट इज 1:3। तो 1:3 मतलब 1/3। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करेंगे। इंटू 100 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये 100 दिस इज 1 इंटू 100/3%। या तो यही आंसर होगा। अगर आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, मिक्स फ्रैक्शन में आप कैसे चेंज करते हैं वो भी देख लो। 3 3 ज़ा 9, 1 अगेन ये 0, 3 3 ज़ा 9। तो ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिखा जाता है 33 1/3। तो दिस इज 33 1/3। दोनों आंसर सही है, आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी बदल सकते हो या पॉइंट्स में भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट इज सेकेंड 4:5। लुक 4:5 मतलब 4/5 इंटू 100, क्योंकि रेशो निकालनी है। जब रेशो निकालनी होती है तो इंटू 100 और परसेंटेज लगा देते हैं साथ में। तो 5 1 ज़ा 5 20 ज़ा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा 20 इंटू 4, दिस इज 80%। थर्ड पार्ट इज 1:2, 1/2 इंटू 100, 2 1 ज़ा 2 50 ज़ा, तो दिस इज 51 ज़ा 50% या 100 इंटू 100 हो गया। 100/2 करोगे तो 50, किसी भी तरह से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट इज 2:5, 2/5 इंटू 100, 5 1 ज़ा 5 20 ज़ा, 22 ज़ा 40, दिस इज 40%। फिफ्थ इज 5:4, 5/4 इंटू 100, 4 1 ज़ा 4 25 ज़ा, 25 इंटू 5 करोगे, जब 5 इंटू 25 किया जाएगा, दिस इज 125%। नेक्स्ट इज 1:5, तो 1/5 इंटू 100, 5 1 ज़ा 5 20 ज़ा 100, 21 ज़ा 20, दिस इज 20%। यहाँ आप परसेंटेज साथ ही मार्क कर लेंगे। सो दिस इज फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, अ मैन स्पेंड्स 87% ऑफ हिज सैलरी। एक आदमी है, वो अपनी सैलरी का 87% जो है वो खर्चा कर देता है। इफ़ ही सेव्ड ₹325, और जो वो सेविंग करता है वो कितनी है, ₹325। फाइंड हिज सैलरी। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो परसेंटेज दी है वो क्या है, एक्सपेंडिचर की, मतलब वो जितना खर्चा करता है, जो खर्च कर देता है उसकी परसेंटेज दी है। और जो रकम दी है या जो आप कह लीजिए कि जो अमाउंट दिया है सेविंग का, वो रुपीज़ में दिया है। तो यहाँ से पहले आप इसको सेटिंग करेंगे, फाइंड हिज सैलरी। अब देखिए जो स्पेंड करता है वो 87% है, तो जो सेव करता है वो कितना हो गया, 100 माइनस 87। हम सपोज कर लेते हैं कि उसकी टोटल सैलरी x है, तो ही स्पेंड 87%, तो ही सेव्ड, कितने पैसे उसने सेव किए, कितनी परसेंटेज सेव की, 100 माइनस 87%, दिस इज 13%। यानी कि वो कितनी सेविंग कर लेता है, 13%। और एक्चुअली वो सेविंग करता कितनी है, ये भी गिवन है, ₹325। यहाँ से हम अपना सम स्टार्ट करेंगे। टोटल सैलरी हमने x सपोज कर ली है, तो 13% इस सैलरी x का 13% जो है वो क्या है, 325। 13% ऑफ x इज इक्वल टू ₹325। ये परसेंटेज है उसकी सेविंग की, ये वो सेविंग करता है, और सेविंग होनी किस पे है, टोटल अमाउंट पे। तो 13% ऑफ x इज इक्वल टू ₹325। 13/100 परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा, 100 इंटू, ऑफ का मतलब होता है इंटू, x इज इक्वल टू दिस, x यहीं रहेगा। अब ये टर्म को आप इधर लेके जाओगे, जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो 100 जो है न्यूमरेटर में चला जाएगा, 13 यहाँ आ जाएगा, टर्म का रेसिप्रोकल हो जाता है। या यूँ कह लीजिए 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 13 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा।
13 1 ज़ा 13 25 ज़ा, तो x इज इक्वल टू 25 इंटू 100 2500। तो उसकी टोटल सैलरी जो है दैट इज़ ₹2500, जिसमें से वो 325 रुपीज़ बचा लेता है। ठीक है, ये कोई बहुत पुराने ज़माने की बात होगी जहाँ सैलरी 2500 हो रही है और उसमें से भी वो सेविंग्स कर रहा है। फॉर टुडे इट इज़ अ जोक, बट वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। सो उसकी टोटल सैलरी कितनी है? ₹2500, 2500। सेवेंथ क्वेश्चन इज अ कबड्डी टीम प्लेड 15 मैचेस। एक कबड्डी टीम ने टोटल कितने मैचेस खेले? 15 मैचेस खेले। उसमें से उसने 60% मैच जो है वो जीत लिए। हाउ मनी मैचेस डिड दे लॉस? टोटल मैचेस कितने हैं? 15, उसमें से 60% वो जीत जाते हैं, तो हारे कितने हैं? 100 - 60 यानी कि 40% वो हार जाते हैं। तो आपको बताना है कि नंबर में बताना है, परसेंटेज नहीं बतानी, नंबर बताना है कि कितने मैचेस उन्होंने हार दिए। टोटल मैचेस प्लेड 15, परसेंटेज ऑफ मैचेस वन 60%, तो परसेंटेज ऑफ मैचेस लॉस्ट 100 - 60 यानी कि 40% हो गए। अब नंबर ऑफ मैचेस निकालना है, तो 40% ऑफ 15, परसेंटेज हमेशा टोटल पे ही कैलकुलेट की जाती है नंबर निकालने के लिए। 40, ये परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इनटू 15, कैंसिल करेंगे। देखिए ये 0 और ये 0 पहले कैंसिल हो गई। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, तो 3 2 ज़ा, ये 3 बच गया और ये 2, 3 2 ज़ा 6 मैचेस जो हैं वो लॉस किए उन्हें। तो हमारे निकालना क्या था? नंबर ऑफ मैचेस लॉस्ट, ये आंसर हो गया 6 मैचेस। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 इज फ्रॉम ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स। अब एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 60 स्टूडेंट्स। 40% स्टूडेंट्स लाइक चेस। 40% को क्या पसंद है? चेस। 15% को क्या पसंद है? कैरम। एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स लाइक अदर गेम्स, और जो बाकी बच गए उनको बाकी सारी गेम्स पसंद हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक कैरम, चेस एंड अदर गेम्स। आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं जिनको ये गेम्स पसंद हैं। टोटल स्टूडेंट्स 60, स्टूडेंट्स लाइक चेस 40% बुक में गिवन है, स्टूडेंट्स लाइक कैरम 15% अगेन गिवन इन द क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स लाइक अदर गेम, उनकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 100 में से ये दोनों प्लस करके 100 में से माइनस कर देंगे। ये हो गया 55, 100 - 55, 45% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अदर गेम्स पसंद है। तो अब इनका नंबर निकालना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक कैरम, कैरम कितने को पसंद है? देखिए कैरम की परसेंटेज क्या है? 15, तो 15% ऑफ 60 यानी कि 15/100 इंटू 60। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए 0 और 0, 2 से करो, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15 और 3 3 ज़ा, ये 2 बच गए, 3 3 ज़ा 9। 9 स्टूडेंट्स को कैरम पसंद है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक चेस। आप देखिए चेस जितने को पसंद है वो कितने हैं? 40% ऑफ 60, 40/100 इंटू 60। आप देखो यहाँ हम 0 और 0, आप इसको किसी भी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी नंबर को पहले काट सकते हैं। जब हम इसकी कटिंग करते हैं, देखिए 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40। ठीक, तो हमारे पास 8 3 ज़ा 24, 24 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको चेस पसंद है। एंड अदर गेम्स के लिए 45% था अदर गेम्स, 45% ऑफ 60 मीन्स 40/100 इंटू 60। जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपको मिलते हैं 27 स्टूडेंट्स। देखिए 0 और 0, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 5 कट करेंगे, 5 9 ज़ा 45, 9 3 ज़ा 27। तो 27 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अदर गेम्स पसंद हैं। सो ये 8th क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन का आंसर जो है हमारे बैक आंसर से मैच नहीं करता, बट आई हैव कैलकुलेटेड इट सो मैनी टाइम्स, यही आंसर्स आते हैं। आप भी इसको केयरफुली स्टडी कीजिए। नेक्स्ट है 9th मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब MCQs, MCQs जो हैं वो नाम के MCQs होते हैं, सारा आपने उनको सॉल्व करना होता है। फर्स्ट इज द रेशियो ऑफ 6 किलोमीटर टू 600 मीटर्स। किस किस की रेशियो है? 6 किलोमीटर्स टू 600 मीटर्स। पहले किलोमीटर को मीटर में चेंज करो, किलोमीटर को मीटर में यूनिट सेम होना चाहिए ना, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो ये आ जाएगा 6000 मीटर्स, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं।
तो 6000 डिवाइडेड बाय 600, जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो 2 ज़ीरोज़ पहले, ये 6 1s are 6, 10s are, दिस इज 10:1, तो B इज़ द राइट ऑप्शन, 10:1। परसेंटेज ऑफ 3:4, तो इसको आप कैसे लिखोगे, 3/4 इंटू 100, 4 1s are 4, 25s are 25 इंटू 3, दिस इज 75%। A इज द राइट ऑप्शन। रेशियो ऑफ 200 पैसास टू ₹3, देखिए 200 पैसास और ₹3, रेशो 3 रुपीज़ में कितने होते हैं, 300 पैसा, तो 200 अपॉन 300 करोगे, 0 0 कैंसिल, 2/3, 2/3, A इज़ द राइट ऑप्शन। फोर्थ पार्ट, देयर आर 48 गर्ल्स आउट ऑफ 80 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 80 स्टूडेंट्स है, उसमें से 48 जो हैं वो गर्ल्स हैं, तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स निकालनी है, कैसे आएगी, 48 अपॉन 80 इंटू 100, 0 एंड 0 ये कैंसिल हो गया। उसके बाद हम इसको कैंसिल करेंगे, 2 5s are 2 4s are 4, 12, 12 5s are 12 इंटू 5 60, तो D है यहाँ पे, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट था, तो D इज़ द राइट ऑप्शन, दिस इज 60%। हो सकता है आपकी बुक में यहाँ मिसप्रिंटिंग ना हो, आपने बस अपने आंसर को टैली करके टिक कर देना। कन्वर्जन ऑफ 3:5 इंटू परसेंट, 3 अपॉन 5 इंटू 100, 5 1s are 5, 20s are, तो 23s कितना हो गया, 60, C इज़ द राइट ऑप्शन, दिस इज 60%, 60% इसका आंसर आता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इस एक्सरसाइज में आपको SP, CP और प्रॉफिट लॉस इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, मार्क्ड प्राइस, सेल, डिस्काउंट, इस तरह के सम्स आपको सॉल्व करने हैं। तो डिस्काउंट के ज़्यादा हैं। आप पहले ये चीज़ समझिए कि डिस्काउंट होता क्या है। आप शॉपकीपर के पास जाते हो, उसने किसी आर्टिकल के ऊपर 100 रुपीज़ लिख के रखा है, तो आप वो कहता है जी 20% डिस्काउंट मिलेगा। 20% डिस्काउंट मतलब पर सेंट, मतलब सेंट होता है 100, हर 100 रुपीज़ पे 20 रुपीज़ लेस मिलेंगे। तो अगर उस आर्टिकल पे 100 रुपीज़ मार्क्ड हैं, तो आप 20 रुपीज़ उसको लेस दोगे, तो क्या दोगे उसको, 100 माइनस 20, यानी कि मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट को हमेशा माइनस किया जाता है। और अगर टैक्सेस होते हैं वो प्लस होते हैं, डिस्काउंट्स जो हैं वो माइनस होते हैं। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.2, फर्स्ट क्वेश्चन, एन आर्टिकल मार्क्ड एट ₹1920। एक आर्टिकल पे मार्क्ड प्राइस क्या लगाया है, क्या लिखा है उसके ऊपर, 1920 रुपीज़ का वो मार्क्ड है, और उसको बेचा जाता है ₹1840 पे, सोल्ड फॉर दिस। मार्क्ड ये था, बेचते वक्त उसको इस प्राइस पे बेचा गया, तो देखिए फ़र्क है ना मार्क्ड एंड सोल्ड प्राइस में, सेलिंग प्राइस में। तो आप इसको क्या करोगे, यहाँ आपको सामने दिख रहा है कि उसने प्रॉफिट नहीं लिया, उल्टा डिस्काउंट दिया है। तो व्हाट इज़ द डिस्काउंट एंड द डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट क्या होता है, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस और मार्क्ड प्राइस को आप जब माइनस करेंगे तब आपको डिस्काउंट मिलेगा, और डिस्काउंट परसेंट होता है, उसका फॉर्मूला होता है डिस्काउंट ओवर मार्क्ड प्राइस इंटू 100। लेट अस स्टार्ट इट। एक्सरसाइज 7.2 फर्स्ट है, मार्क्ड प्राइस कितना था, ₹1920। सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पे उसने बेचा वो क्या था, ₹1840। तो डिस्काउंट क्या आ जाएगा, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क्ड प्राइस में से सेलिंग प्राइस को आप माइनस करेंगे, तो 1920 में से 1840 को आप माइनस करेंगे। माइनस किया तो कितना आया, ₹80। ये हो गया डिस्काउंट। अब आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना है। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट ओवर मार्क्ड प्राइस इंटू 100। MP में मतलब मार्क्ड प्राइस, शॉर्ट फॉर्म में हम उसको MP लिखते हैं। तो डिस्काउंट इज 80, मार्क्ड प्राइस था 1920 इंटू 100, कैंसिल कीजिए। अब रह गया
80 इंटू 10 दैट इज़ 800 ओवर 1920। जब आप इसको कैंसिल करेंगे, या आप कह लीजिए, आप इसको देखिए पहले 2 से करते हैं, फिर देन 2 से करते करते आप 25/6 तक पहुंच जाते हैं। 2 से किया ये 400 आ गया, ये 96 आ गया, अगेन 2 से किया ये 200 आ गया, ये 48 आ गया। इसी तरह से 2 से कैंसिल करते हुए आप देखते हैं 25/6 आ जाता है, जो कि आगे किसी कॉमन टेबल में नहीं आता। तो इसको आप 25/6 मिक्स फ्रैक्शन में बदल लो 4/1/6%। ठीक है जी। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज अ बुक इज मार्क्ड एट ₹791। एक बुक है, उस पर मार्क्ड प्राइस है 791 और उसको बेचा गया एंड इट इज़ सोल्ड फॉर 678 रुपीज़। 678 रुपीज़ में उसको सेल किया गया। तो व्हाट इज़ द डिस्काउंट एंड द डिस्काउंट परसेंट? फर्स्ट क्वेश्चन की तरह सेम क्वेश्चन है। दिस इज मार्क्ड प्राइस 791, सेलिंग प्राइस 678, डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, आपने इनको माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया? दिस इज 113 माइनस करके 791 माइनस 678। जब आप इनको माइनस करोगे तो यू विल गेट 113। अब डिस्काउंट परसेंट क्या होगा? डिस्काउंट ओवर मार्क्ड प्राइस इनटू 100। डिस्काउंट कितना आया है? 113। मार्क्ड प्राइस कितना है? 791 इंटू 100। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो 11300 अपॉन 791, इसको आप सीधे डिवाइड कर सकते हो, तो इट विल गिव यू 14.29%। सो ये हो गया डिस्काउंट और ये हो गया डिस्काउंट परसेंट। क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस एक ही चीज़ होती है। लिस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस ऑफ ए बैग इज ₹220। एक बैग है, उसके ऊपर मार्क्ड प्राइस का सेकेंड नेम लिस्ट प्राइस कितना है? वो 220। अब उसके ऊपर डिस्काउंट है 15% का। शॉपकीपर ने 15% का डिस्काउंट अनाउंस किया है, तो व्हाट इज़ द सेल प्राइस? लेट अस डू इट। मार्क्ड प्राइस ऑफ बैग ₹220, डिस्काउंट 15%, तो सेल प्राइस आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि सेलिंग प्राइस किस पॉइंट पे, किस प्राइस पे वो बेच रहा है। डिस्काउंट कितना है? 15%, और डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है? मार्क्ड प्राइस पे। तो 15% ऑफ 220, 15% ऑफ 220 रुपीज़ का 15% पहले निकालो, तो 15/100 इंटू 220। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इट विल गिव यू ₹33। देखिए 2 से 2 11 ज़ा, 2 5 ज़ा, 5 1 ज़ा 5, 3 ज़ा, 3 इंटू 11 33। अब सेलिंग प्राइस क्या होगा? मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो ये जो डिस्काउंट आया है इसको मार्क्ड प्राइस से माइनस कीजिए, यू विल गेट ₹187। सो दिस इज़ द सेल प्राइस। ये उसकी बेचने की प्राइस है, डिस्काउंट 15% देने के बाद। क्वेश्चन नंबर 4 इज द मार्क्ड प्राइस ऑफ ए सीलिंग फैन इज ₹720। ड्यूरिंग ऑफ सीजन इट इज सोल्ड फॉर ₹this। ये मार्क्ड प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। डिटर्मिन द डिस्काउंट परसेंट। पहले आप डिस्काउंट निकालेंगे, देन परसेंट। चाहे यहाँ पे सीधा डिस्काउंट परसेंट पूछा है, बट आप डिस्काउंट निकालेंगे तभी उसका परसेंटेज निकाल पाएंगे। तो देखिए 4th क्वेश्चन, मार्क्ड प्राइस ऑफ फैन 720, सेलिंग प्राइस ₹684, डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क्ड प्राइस में से सेलिंग प्राइस को आप माइनस कीजिए, तो ₹36 आ गया डिस्काउंट। नाउ डिस्काउंट परसेंट, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, सेकेंड क्वेश्चन की तरह, डिस्काउंट ओवर मार्क्ड प्राइस इंटू 100। तो दिस इज 36/720 इंटू 100। देखो ये 0 और ये 0 कैंसिल, 36 1 ज़ा, 36 2 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 5 ज़ा, तो 5% जो है वो डिस्काउंट दिया गया है फैन पे। क्वेश्चन नंबर 5, अ शॉप ऑफर्स 4% डिस्काउंट ऑन ए कैश ऑल कैश परचेजेस। कोई भी चीज़ आप उस शॉप से खरीदते हो तो उन्होंने कितना डिस्काउंट ऑफर किया है? 4%। वट कैश अमाउंट डू वी नीड टू पे फॉर एन आइटम हुज मार्क्ड प्राइस इज 650। एक आइटम है वो 650 पे मार्क्ड है, मार्क प्राइस उसका 650 है, डिस्काउंट 4% है, तो आपने उसका सेलिंग प्राइस निकालना है कि हम कितने पैसे देंगे। मार्क्ड प्राइस ऑफ आइटम 650, डिस्काउंट 4%। तो पहले आप इसका डिस्काउंट निकाल लीजिए, 4% ऑफ 650 यानी कि 4/100 इंटू 650, 0 0, देन
2 2s 4, 2 5s 10, 5 13s, तो 13 2s 26 रुपीज़ उसके ऊपर डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो सेलिंग प्राइस क्या होएगी, कैश अमाउंट टू बी पेड दैट इज 650 माइनस रुपीज़ 26, उसमें से 650 में से आप माइनस करेंगे, 650 में से रुपीज़ 26 को माइनस कीजिए, इट विल गिव यू रुपीज़ 624। तो ये कैश अमाउंट है, ये सेलिंग प्राइस है उस आर्टिकल की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, ए साड़ी इज सोल्ड फॉर रुपीज़ 720, एक साड़ी है जिसको कि 720 रुपीज़ पे बेचा जा रहा है और डिस्काउंट के बाद, डिस्काउंट कितना है 20%, तो व्हाट इज़ द मार्क्ड प्राइस, आपने बताना है कि उस साड़ी के ऊपर मार्क्ड प्राइस क्या था। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सेलिंग प्राइस ऑफ साड़ी दैट इज 720, डिस्काउंट इज 20%, तो लेट मार्क्ड प्राइस हम सपोज कर लेते हैं कि x है, तो डिस्काउंट कितना होगा 20% ऑफ x यानी कि 20/100 x। डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे ही होता है, दिस इज 21s 25s 1/5 इंटू x। नाउ मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस हमें गिवन है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, मतलब x माइनस 1/5x इज इक्वल टू 720, तो 5x माइनस x अपॉन 5 इज इक्वल टू 720, 5x में से ये x माइनस किया, दिस इज 4x, और ये 5 जो है हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या आ गई जब हम इनको सॉल्व करते हैं, 4 1s 4, 180s 720, तो 180 इंटू 5 दिस इज 900, तो मार्क्ड प्राइस इज रुपीज़ 900, उस पर कितना मार्क्ड प्राइस लगा है 500 का। एक और मेथड है, देखिए सेलिंग प्राइस है 720, डिस्काउंट है 20%, तो आप सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 ओवर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, दिस इज द फॉर्मूला, इसको आपने याद कर लेना है, 720 इंटू 100 ओवर 100 माइनस 20, तो जब आप इसको 720 ओवर इंटू 100 ओवर 80 आ जाएगा, 100 माइनस 20 80, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल अगेन गिव यू 900। तो ये सेलिंग एक डायरेक्ट मेथड है निकालने का फॉर्मूला के साथ, जो कि आपके बुक में गिवन नहीं है, आपकी बुक में x वाला है, वो भी मैंने आपको बता दिया, अब जो आपको इजी लगता है वो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ अंकुश इज गेटिंग डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन एन आइटम विद मार्क्ड प्राइस 400, फाइंड द डिस्काउंट एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम फॉर अंकुश। एक आइटम पे 400 रुपीज़ मार्क्ड प्राइस है, 8% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो अंकुश जब उसको खरीदता है तो आपको बताना उसको कितना डिस्काउंट मिला और उसने कितने पैसे, उसको कितनी कॉस्ट पड़ी उसकी। मार्क्ड प्राइस ऑफ आइटम इज 400, डिस्काउंट इज 8%, तो डिस्काउंट निकालिए 8% ऑफ 400 यानी कि 8/100 इंटू 400, तो यहाँ से आपको 8 4s 32 मिलेंगे, ये हो गया डिस्काउंट। और उसने पे कितना किया, 400 मार्क्ड प्राइस था, 32 रुपीज़ माइनस करके 368 वो कॉस्ट पे करेगा उस आइटम के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, रचना इज गेटिंग डिस्काउंट ऑफ 10%, 15% एंड 20% ऑन 3 बुक्स ईच विद मार्क्ड प्राइस ₹100। हर एक बुक की मार्क्ड प्राइस 100 है, उसको एक बुक पे 10% मिल रहा है, दूसरे पे 15% मिल रहा है, तीसरे पे 20% मिल रहा है, तो फाइंड द टोटल अमाउंट रचना हैज़ टू पे, उसको टोटल कितना पे करना होगा। आप देखिए मार्क्ड प्राइस ऑफ वन ईच बुक 100 है, पहले पे उसको डिस्काउंट कितना है 10%, तो 10% ऑफ 100 यानी कि 10 रुपीज़ डिस्काउंट मिलेगा, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 90। फिर सेकेंड बुक पे उसको कितना डिस्काउंट मिलना है 15% ऑफ 100 यानी कि 15/100 इंटू 100, उसको ₹15 मिलना है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड बुक क्या हो गया 100 माइनस 15 85। थर्ड बुक पे उसको कितना डिस्काउंट है 20% का, तो 20/100 इंटू 100 यानी कि ₹20 का डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ थर्ड बुक कितनी होगी 100 माइनस 20 दैट इज 80, तो टोटल अमाउंट उसको कितना पे करना है 90 85 एंड 80, तो 90 85 एंड 80 दिस इज 255 रुपीज़ उसको पे करने हैं। कम टू 9th क्वेश्चन, 9th इज मल्टीपल चॉइस। देखिए डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन, डिस्काउंट हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाता, अभी हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क्ड प्राइस। डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू, डिस्काउंट का फॉर्मूला, परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है डिस्काउंट परसेंट का, डिस्काउंट ओवर मार्क्ड प्राइस इंटू 100, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, ए टेबल इज मार्क्ड फॉर 15,000 एंड इट इज अवेलेबल फॉर 14400। मार्क्ड प्राइस टेबल की 15,000 है,
14,400 पे वो अवेलेबल है। तो डिस्काउंट क्या है, पहले इसको माइनस करेंगे। देखिए जब आप इनको माइनस करेंगे 14,400 में से जब आप माइनस करोगे 15,000 में से 14,400 तो 600 मिलेगा। तो डिस्काउंट कितना आ गया 600। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 600 ओवर 15,000 इंटू 100। तो जब आप इनको सॉल्व कर लोगे यू विल गेट 15 4s, तो 4% उसको डिस्काउंट मिलेगा। A book is marked for this and sold for this. The discount is 900, मार्क्ड प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। इनको माइनस कर लो, जब आप माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए ये 7 ये 2, 27 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। सो दिस इज बी 27। A chair is sold for 4% discount and marked price of chair is this. तो what is the selling price of chair? SP चेयर की क्या होगी, देखिए जो मार्क्ड प्राइस है 450 है, दिस इज मार्क्ड प्राइस 450, डिस्काउंट है 4%, डिस्काउंट इज 4%। तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, SP क्या आएगी, मार्क्ड प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट ओवर 100, दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला 450 इंटू 96 अपॉन 100, 5 2s 5 9s 2 1s 48, 48 इंटू 9 करेंगे 432 रुपीज़ आएगा। तो 432 दिस इज द राइट ऑप्शन। 4% डिस्काउंट है इस पे, पहले आप डिस्काउंट निकाल लेंगे फिर डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो वो भी आ जाएगा। 4% ऑफ 450 निकाल लो, वो कितना आएगा 18, फिर 450 में से 18 माइनस कर दो 432 रुपीज़ आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 7.2। आई होप यू हैव गॉट इट। चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की एक्सरसाइज 7.3, इसमें ओनली 2 क्वेश्चंस हैं, डिस्काउंट से ही रिलेटेड हैं, बट इसमें आपको एस्टिमेट करनी है वैल्यू। इफ़ लेट योर बिल इन अ शॉप इज रुपीज़ 598.80, 598.80 आपका बिल बना, उसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिल गया 20% का, यानी कि ये हो गया जो आपको बिल बना है, बट आपको पे क्या करना है, 20% डिस्काउंट निकालने के बाद जो बचती अमाउंट है वो पे करनी है। तो एस्टिमेट योर बिल अमाउंट, बिल अमाउंट इज 598.80। अब एस्टिमेट करना है तो इसको राउंड ऑफ कीजिए, इट इज़ नियरेस्ट टू 598। अगर हम राउंड ऑफ करें तो किसके नियरेस्ट है, 600 के। डिस्काउंट 20% मिल रहा है, तो डिस्काउंट कितना हो गया 20% ऑफ 600, यानी कि 20 अपॉन 100 इंटू 600। कैंसिल करोगे ₹120 जो है वो डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट इज ₹120। तो एस्टिमेटेड अमाउंट जो उसको पे करना है वो क्या है, 600 जो एस्टिमेट किया था उसमें से डिस्काउंट की रुपीज़ माइनस कर दो, ₹480 उसको पे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज एस्टिमेट द बिल अमाउंट इफ बिल इज ₹378 एंड द शॉपकीपर गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 15%। आपको एस्टिमेट करना है बिल बना है 378 का और डिस्काउंट कितना मिल रहा है 15%, यानी कि ये जो अमाउंट है इसके ऊपर 15% का डिस्काउंट दे के माइनस करके देन यू हैव टू पे। तो देखिए बिल अमाउंट कितना है, बिल इज इक्वल टू ₹378, इट इज़ नियरेस्ट टू 380, नियरेस्ट हो गया इसका जब हमने राउंड ऑफ किया 378, नियरेस्ट टेंस पे राउंड ऑफ करेंगे दिस इज 380। डिस्काउंट 15%, तो डिस्काउंट कितना आ जाएगा 15% ऑफ ₹380, यानी कि 15 अपॉन 100 इंटू 380। यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 19 और ये 3 57, यानी कि डिस्काउंट आपको मिल गया 57% का। तो एस्टिमेटेड अमाउंट इज इक्वल टू 380 माइनस ₹57, दिस इज 323। This is the answer of second question. Exercise 7.4, Chapter 7. First question is the cost of a TV set in a showroom is ₹36,500. The sale tax is 8%. Find the bill amount. अब देखिए जैसे पीछे हमने डिस्काउंट डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि डिस्काउंट जो है वो माइनस होता है और सेल टैक्स जो है वो प्लस होता है। आप कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, टैक्सेबल चीज़ें होती हैं जो, तो उन पे एक टैक्स अमाउंट लगता है
और वो आपको एक्स्ट्रा उसमें पे करना होता है। तो जिस तरह से डिस्काउंट जो है मार्क्ड प्राइस पे निकाला जाता है और माइनस होता है, उसी तरह से टैक्स जो है वो भी कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, बट वो माइनस नहीं होता, वो प्लस होता है, उसमें हमें वो एक्स्ट्रा देना होता है। जैसे ये टीवी की कॉस्ट है तो टैक्स उसका 8% हमें एक्स्ट्रा और देना है, तो इसका 8% निकाल के इसी में ऐड करना है। फर्स्ट आंसर, कॉस्ट ऑफ टीवी सेट इज 36,500 गिवन इन द बुक। सेल टैक्स जो है वो 8% है, तो पहले इसका 8% निकालेंगे, जैसे हम डिस्काउंट निकालते थे सेम उसी तरह से 8% ऑफ 36,500, 36,500, तो ये 8/100% हटेगा तो 100 लगेगा, देन इनटू दिस 36500, जीरोस कैंसिल, 365 into 8 मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट ₹2920, 2920, 2920। ये हो गया सेल टैक्स जो कि हमें ये एक्स्ट्रा देना है। तो बिल अमाउंट क्या आ जाएगा, जो कॉस्ट होगी वो तो पे करनी है, उसके साथ उसमें प्लस सेल टैक्स भी ऐड करेंगे। तो 36500 प्लस 2920, it will give you 39420. Question number 2, a LED TV is available for 26,880 including sale tax. अब ये जो कॉस्ट है इसमें सेल टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ LED TV is 24,000 और जो टैक्स से पहले की कॉस्ट थी वो थी 24,000, टैक्स के बाद की कॉस्ट है 26,880। फाइंड द रेट ऑफ सेल टैक्स। तो पहले आप सेल टैक्स निकालेंगे, वो कैसे होगा, दिस वैल्यू अवेलेबल वाली वैल्यू माइनस जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी वो वैल्यू आफ्टर द टैक्स माइनस ओरिजिनल वैल्यू, ये आपको दे देगा सेल टैक्स, फिर उसकी परसेंटेज निकाल देंगे। कॉस्ट ऑफ LED TV आफ्टर टैक्स दैट इज 26,880। ओरिजिनल कॉस्ट जो LED की थी वो क्या थी 24,000, दिस इज गिवन इन द बुक क्वेश्चन। टैक्स आ गया कॉस्ट आफ्टर द टैक्स माइनस ओरिजिनल कॉस्ट, टैक्स के बाद वाली कॉस्ट माइनस ओरिजिनल कॉस्ट। तो ओरिजिनल कॉस्ट है 24,000 और ये टैक्स के बाद वाली कॉस्ट है वो है 26,880, इनको माइनस कीजिए, यू विल गेट 2880, दिस इज द टैक्स, ये टैक्स है। तो रेट कैसे निकलेगा, रेट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू टैक्स ओवर ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100। तो टैक्स है 2880, ओरिजिनल कॉस्ट है 24,000 जो टैक्स से पहले की कॉस्ट थी। देखिए 3 zeros कैंसिल हो गई और इसको हम जब सॉल्व करेंगे 24 1s 24 12s, तो दिस इज 12%। जो हमारा टैक्स परसेंट है, रेट ऑफ टैक्स है, दैट इज 12%। लुक एट क्वेश्चन नंबर 3, द सेल टैक्स रेट इज 8%। सेल टैक्स का रेट जो है वो 8% है। इफ राहुल बॉट ए वॉशिंग मशीन एंड ही पेड अ सेल टैक्स ऑफ ₹1920, राहुल ने एक टीवी वॉशिंग मशीन खरीदी और उसने ₹1920 जो है एज टैक्स दिए। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन बिफोर द टैक्स, टैक्स से पहले जो वॉशिंग मशीन की कॉस्ट थी वो क्या होगी। लुक एट दिस, रेट ऑफ टैक्स इज 8%, टैक्स पेड, कितना टैक्स पे किया उसने 1920, लेट कॉस्ट बिफोर द टैक्स हम उसको x ले लेते हैं। तो 8% ऑफ x, जब इस वैल्यू पे 8% टैक्स लगा तो ये वैल्यू कितनी थी 1920, ये टैक्स था। तो 8/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1920, x इज इक्वल टू ये वाली टर्म इधर जाके ये 8 डिवाइड में आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ आप जब इसको डिवाइड करते हो तो 8 1s 8, 240, 240 इंटू 100 24,000। तो ओरिजिनल प्राइस यानी कि कॉस्ट बिफोर टैक्स वो कितनी थी ₹24,000। 24,000 जो थी वो कॉस्ट थी हमारी टैक्स पे करने से पहले वाले, 8% उस पर टैक्स दिया और टैक्स कितना दिया 1920। और अगर आपसे पूछा हो ओरिजिनल कॉस्ट के साथ साथ कि उसने कॉस्ट कितनी पे की तो इस कॉस्ट में आप टैक्स को ऐड कर देंगे, बट यहाँ यहीं तक रहना आपने। क्वेश्चन नंबर 4, सीमा बॉट अ बॉक्स ऑफ बिस्किट्स फॉर ₹904। सीमा ने एक बिस्किट का बॉक्स खरीदा
904 रुपीज़ में, विच इंक्लूड्स अ सेल टैक्स ऑफ 13%। इसमें इस वैल्यू में जो था सेल टैक्स भी इंक्लूडेड था। ये सेल टैक्स के बाद की वैल्यू है और टैक्स की परसेंटेज क्या है 13%। तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ बिस्किट बॉक्स विदाउट द सेल टैक्स। सेल टैक्स से पहले जो कॉस्ट थी बिस्किट्स की वो आपने निकालनी है। लुक एट आंसर 4, कॉस्ट ऑफ बिस्किट्स विद टैक्स ₹904, टैक्स कितना था 13%। तो लेट कॉस्ट ऑफ बिस्किट्स बिफोर द टैक्स इज x। 13% ऑफ x पहले निकाल लीजिए, 13/100 इंटू x आ जाएगा। ये आ गया उसका टैक्स। अब ये वैल्यू और टैक्स की वैल्यू को ऐड करो तो हमारे पास 904 आना चाहिए। x प्लस 13/100x इज इक्वल टू 904। यहाँ LCM लेते हैं 100, तो यहाँ 1 है, 100x प्लस 13x अपॉन 100 इज इक्वल टू 904। तो 113/100x इज इक्वल टू 904। तो x इज इक्वल टू 904 इंटू 100 ओवर 113। तो इसको जब कैंसिल करते हैं 113 1 सा और 8 सा, 800 रुपीज़ जो है वो कॉस्ट आ गई बिफोर द टैक्स, जब टैक्स के बाद की वैल्यू 904 है और टैक्स के पहले की वैल्यू ₹800 है। कॉस्ट ऑफ बिस्किट्स लिख लो आप पूरा, बिस्किट्स बिफोर टैक्स इज इक्वल टू ₹800। क्वेश्चन नंबर 5, द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ शूज एट ए शॉप इज ₹440। एक शॉप पे पेयर ऑफ शूज है, उसकी कॉस्ट है ₹440 और सेल टैक्स कितना है 5%। तो फाइंड कीजिए बिल अमाउंट, यानी कि टैक्स के बाद कितना बिल देना होगा। सिंपली फर्स्ट क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है ये। कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ शूज 440, टैक्स कितना है 5%। तो टैक्स वैसे कितना हो जाएगा 5% ऑफ 440 निकाल लीजिए। इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 से कैंसिल होगा, ये 5 1 सा 5 2 सा 10, 2 22 और ये 0 0 ऑलरेडी कैंसिल होगी। दिस इज 22 रुपीज़ ऊपर से एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा। तो बिल अमाउंट कितना आएगा 440 प्लस ₹22, दिस इज 462। ये अमाउंट हमें देना होगा आफ्टर द टैक्स। नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 6th क्वेश्चन, फर्स्ट वन इज सेल टैक्स ऑन एन आइटम इज 5% एंड द मार्क्ड प्राइस इज 200। तो 5% ऑफ 200 निकालिए, 5/100 दिस इज 10 आ जाएगा। तो दिस इज 10, टैक्स जो है वो 10 रुपीज़ हो जाएगा। इफ द सेल टैक्स ऑफ 15% is left on shoes marked at 2000 रुपीज़ मार्क्ड हैं और उस पर टैक्स कितना है 15% है। तो फाइंड द प्राइस आफ्टर सेल टैक्स इज एडेड। पहले 15% ऑफ 2000 निकालो, वो जब कैलकुलेट करोगे तो 300 आएगा। 300 इसमें ऐड करोगे तो 2000 प्लस 300 2300। सी इज द राइट वैल्यू। A book after adding sale tax at 10% is sold at ₹165। 165 पे एक बुक जो है वो सेल की जाती है और उसमें 10% टैक्स भी इंक्लूडेड है। व्हाट वाज इट्स प्राइस बिफोर द टैक्स, उस टैक्स से पहले उसका प्राइस क्या था। तो देखिए हम रख लेते हैं x, 10% ऑफ x निकालेंगे तो वो कितना आएगा 1/10x। इसमें x में ऐड करो, सॉल्व करो तो यू विल गेट 150। x जो है वो 150 होगा यहाँ, यानी कि सेल टैक्स से पहले की वैल्यू 150 थी। एक क्रिकेट बैट विद लिस्ट प्राइस मतलब मार्क्ड प्राइस ये है, उसको सेल किया जाता है 8% टैक्स के साथ। तो उसकी सेलिंग प्राइस बताओ। पहले 8% निकालिए 5000 का, 8/100 इंटू 5000 दिस इज 400। तो 5000 उसकी मार्क्ड प्राइस है 400, टैक्स लग गया तो 400 यानी कि 5400। डी इज द राइट ऑप्शन। दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज 7.4। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम कहीं पे भी कुछ भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू सॉल्व आउट योर प्रॉब्लम्स एज सून एज पॉसिबल। एक्सरसाइज 7.5 चैप्टर 7 फर्स्ट क्वेश्चन इज, अब इस एक्सरसाइज में हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सिंपल इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट आप समझते हैं, कोई भी चीज़ हम किसी को कोई मनी अमाउंट देते हैं तो हम उसके साथ उससे कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट साथ में एक्स्ट्रा लेते हैं जब वापसी पे, तो दैट इज कॉल्ड एज द सिंपल इंटरेस्ट।
जैसे हम बैंक में पैसे रखते हैं तो बैंक को उस पैसे को वहां रखने का हमें 4%, 3%, एनीथिंग लाइक दैट वो देता है कि जो आपका मनी रखी होगी उस पर आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगी, दैट इज कॉल्ड एज द सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, दिस इज सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम ओवर 100। प्रिंसिपल क्या होता है, दैट इज द अमाउंट, जिस अमाउंट पे हमने सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। रेट होता है किस परसेंटेज पे हमें वो इंटरेस्ट मिल रहा है या हम दे रहे हैं। टाइम, कितने टाइम के लिए हमने वो मनी ली थी या कितने टाइम के लिए हम वो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं ओवर 100। तो बाकी के फॉर्मूलाज भी यहीं से हम डिराइव करते हैं। जैसे सिंपल इंटरेस्ट है, अगर सपोज हमें इंटरेस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें पूछा जाता है कि टाइम निकालिए, तो टाइम क्या आएगा, ये देखिए ये टी यहीं रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट ये क्रॉस करेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 ओवर ये जो टी आपको चाहिए तो टी यही, टाइम यही रखिए, प्रिंसिपल और रेट को इसके नीचे ले जाइए। इसी तरह से अगर आपको पी चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 ओवर आर इंटू टी होगा। और अगर आपको रेट चाहिए तो फिर क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 ओवर पी इंटू टी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इन व्हाट टाइम, अब टाइम, इन व्हाट टाइम मतलब हमने टाइम कैलकुलेट करना है। ₹1600 विल अमाउंट टू ₹1760 एट ए रेट ऑफ 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट वो होता है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को जब अपनी मेन अमाउंट में प्लस कर दिया जाता है तो दैट इज द अमाउंट। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। टाइम आपको कैलकुलेट करना है, पहले जो चीजें गिवन है वो लिख लीजिए। प्रिंसिपल यानी कि जिस पे हमने कैलकुलेट करनी है, तो वो सम कितना है, दैट इज 1600। अमाउंट कितना है, ₹1760, इसमें सिंपल इंटरेस्ट एडेड है, तो रेट कितना है 5%। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक फॉर्मूला, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज ऑल्सो देयर। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो तो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। माइनस किया, हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल गया 160। अब टाइम चाहिए, टाइम के लिए फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 ओवर पी इंटू आर। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी ओवर 100। तो अब मुझे टी चाहिए, तो टी को मैं यहीं एक साइड पे रहने दूंगी और सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 ओवर पी इंटू आर। तो पी इंटू आर इस तरह से हम करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया, दैट इज 160, 100 पी, प्रिंसिपल इज 1600 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था 5। तो ये देखिए एक जीरो और एक जीरो कैंसिल, 160 ये 1 जा हो गया और यहाँ हमारे पास 5 1 जा 5 2 जा, तो टाइम इज 2 years, क्योंकि ये ईयर्स पे कैलकुलेट होता है, तो हमारे टाइम जो है दैट इज 2 years। सेकेंड क्वेश्चन इज एट व्हाट रेट, अब रेट निकालना है आपको, आर निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट will is sum double itself in 2 years। रेट क्या लगे कि हमारे जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का डबल हो जाए 2 years में। चलिए कैलकुलेट करते हैं। रेट आपको फाइंड आउट करना है, लेट सम हम पी रख लेते हैं क्योंकि ना हमें सम पता है ना ही अमाउंट पता है, सिर्फ रिलेशन क्या दिया है कि 2 years में ये इसका डबल हो जाता है, तो अमाउंट 2p हो जाएगा, डबल उसका। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 2p माइनस p, 2p माइनस p क्या होगा 1p, टाइम 2 years। तो रेट आपको चाहिए। अब उसी फॉर्मूला से मैं फिर से देखिए आपको बता रही हूँ, p इंटू आर इंटू टी ओवर 100। तो रेट, अब रेट यहीं रहने देंगे, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 ओवर p इंटू टी। जो चीज चाहिए वो एक तरफ, बाकी उसके नीचे। Simple interest is P over 100, principal is also P over time 2. तो this is 2 1s are 2 50s are 50% अगर rate of interest लगे तब जाके हमारा जो सम है और अमाउंट है वो एक डबल हो जाता है, अमाउंट जो है वो सम का डबल बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट to be paid on ₹15,000 at 5% per annum after 2 years। देखिए प्रिंसिपल है 15,000, रेट है 5%,
टाइम है 2 years। पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, फिर आपको अमाउंट निकालना है। P is 15,000, रेट 5%, टाइम 2 years। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा? P इंटू आर इंटू टी बाई 100, सिंपल फॉर्मूला 15,000 इंटू 5 इंटू 2 अपॉन 100। ये देखिए 2 zeros कैंसिल, 150, 5 2 10, तो 150 इंटू 10 कितना हो गया? 1500। सिंपल इंटरेस्ट हो गया रुपीज 1500। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 15,000 प्लस 1500। ये जो इंटरेस्ट आया, प्रिंसिपल है ना 15,000, इसमें हमने ऐड किया, तो दिस इज 16,500। ये अमाउंट है। A मीन्स अमाउंट, SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। सो हमारा अमाउंट आ जाएगा 16,500। दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज 7.5। आई होप यू हैव गॉट इट। ये सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड थी। एक्सरसाइज 7.6 चैप्टर 7। इस एक्सरसाइज में आप कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हमने पहले भी एक तरह का इंटरेस्ट पीछे स्टडी किया है, वो क्या था? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इसमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आता है। सपोज आपने बैंक में कुछ पैसे डिपॉजिट किए, 1 साल आप उसको नहीं निकालते, तो जो उस पर इंटरेस्ट पड़ा, नेक्स्ट टाइम उस इंटरेस्ट को उस प्रिंसिपल में मिला के, फिर जो प्रिंसिपल है वो हायर अमाउंट का मान के, फिर उसके आगे उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 14,000 फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो साल का कैलकुलेट किया जा रहा है, एनुअली मतलब पूरे साल का। ये 3 तरह से होता है, एक हाफ ईयरली होता है, एक क्वार्टरली होता है। तो यहाँ आपके सिलेबस में खाली एनुअली है। एनुअली है तो उसके लिए फॉर्मूला जो है वो सिंपल रहेगा, दैट इज अमाउंट इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ आपको मेंशन भी किया हुआ है, अमाउंट इज इक्वल टू P 1 + R by 100 पावर T। P मीन्स प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब जो हमारा अमाउंट होता है, जो जिस पे हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज द प्रिंसिपल। R मीन्स रेट, टाइम जो है, जितना टाइम दिया है वो ईयर्स में होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा प्रिंसिपल क्या है? 14,000, टाइम क्या है? 2 years, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको। कंपाउंड इंटरेस्ट आपने इसमें फाइंड आउट करना है, तो पहले हम अमाउंट निकालेंगे, फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। प्रिंसिपल given in the question, that is 14,000 rupees, time 2 years, rate of interest 10%। तो amount formula आपको अभी मैंने बताया, P ब्रैकेट 1 + R by 100 पावर T। ये 100 जो है सिर्फ R के नीचे है, 1 के नीचे अभी नहीं है। तो देखिए प्रिंसिपल 14,000 लगा दिया, 1 + R, R इज 10, 10 by 100। ये देखो ये 0 और ये 0 हम कैंसिल कर देंगे और ऊपर पावर में 2 चला जाएगा, क्योंकि टाइम 2 years है। 14,000, अब ये जो है व्हाट इट इज़ लेफ्ट, 1/10, 10 चला गया LCM में। देखो यहाँ मैं आपको फिर से करके दिखा रही हूँ, ये हमारे पास रह गया था, ठीक। तो अब यहाँ 10 जो है ये 1 है ओवर, तो LCM ले लेंगे आप। LCM में यहाँ 10 आ गया, इसको इंटू 10 करेंगे, तो 10 + 1 अपॉन 10 पावर 2, दिस इज 11/10। 11/10 अब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि उसकी पावर 2 है। ये 0 कैंसिल, दिस 0 एंड दिस 0 कैंसल्स आउट, 140, और ये 11 × 11 121। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 16,940। अब कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे सिंपल इंटरेस्ट था अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, वैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जो अमाउंट आया है उसमें से पिछला प्रिंसिपल आप माइनस कर दीजिए, वो आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। माइनस किया 2940, सो दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000 फॉर 3 years। अब टाइम 3 years है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ठीक। तो सेम क्वेश्चन है, सेम वे में हम इसको भी करेंगे। दिस इज प्रिंसिपल ₹1000, टाइम 3 years, रेट 20%, अमाउंट P
1 प्लस आर बाई 100 पावर टी, दिस इज द फॉर्मूला। पी की जगह उसकी वैल्यू लगा दीजिए, आर की भी वैल्यू और ओवर 100 और टी की जगह 3 लगा दिया। दिस इज, ये देखिए 21 सा 25 सा, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं ना, तो ये आ गया 1/5। अब 5 एलसीएम में लेंगे, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी लिया था, 5 आ गया एलसीएम, यहाँ 5 + 1 पावर 3, तो ये हो गया 5 + 1, दिस इज 6/5। अब 3 बार है तो हम इसको 3 टाइम्स लिखेंगे, 1000 × 6/5 × 6/5 × 6/5। 3 क्यों लिखे, 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पावर कितनी है, 3 है। चलो अब हम इसको देखेंगे, ये कैंसिल कर सकते हैं, 5 1 ज़ा 5 200 ज़ा, फिर से 5 1 ज़ा 5 40 ज़ा, 5 1 ज़ा 5 8 ज़ा, दिस इज 8 × 6 6 36 × 6। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको मिलेगा 1728, ये आ जाएगा ना, 8 6 48 48 × 36, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 1728। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 1728 माइनस 1000, तो ₹728 इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3, हियर आर सम MCQs। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पिछली एक्सरसाइज में आपने पढ़ा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P × R × T/100। तो ऑप्शंस हैं यहाँ पे आपके पास दिए हुए, क्या लगाया आपने, R × T, तो R × T, B इज द राइट ऑप्शन। नाउ सेकेंड, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2000 फॉर टाइम 1 ईयर एंड 10% पर एनम। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, P × R × T/100, P × R × T अपॉन 100। इसको कैलकुलेट कीजिए, ये देखिए ये zeros to cancel, 20 × 10 200, तो B is the right option। Compound interest is equal to amount minus principal, अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में भी पढ़ा, so D is the right option। and formula for calculating the amount when compounded annually, compound interest जब हो तो उस केस में amount का फॉर्मूला क्या है, amount is equal to P 1 + R/100 power T, C is the right option। and in case of simple interest and compound interest for a period more than 1 year, जब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की हम कंपेयरिंग करते हैं तो याद रखिए, 1 साल से ज़्यादा का अगर टाइम हो जाए, 1 साल में तो सेम ही रहेगा, 1 साल से ज़्यादा जब टाइम हो जाएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर दैन सिंपल इंटरेस्ट। क्यों, क्योंकि उस केस में प्रिंसिपल बढ़ता जाएगा हर साल। सो बी इज़ द राइट ऑप्शन। दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 7.6। आई होप यू हैव गॉट इट। दिस इज एक्सरसाइज 7.7 chapter 7 comparing quantities। So first question is the value of a machine depreciates at the rate of 10% per annum। अब स्टूडेंट्स आप डेप्रिसिएट का मतलब समझिए, डेप्रिसिएट क्या होता है, प्राइस का कम होना। सपोज आपने कोई स्कूटर लिया या आपने कोई भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर कोई भी गाड़ी ली, आप आज उसको ले रहे हो सपोज 2 लाख में या 3 लाख में, तो क्या जब आप 1 साल के बाद उसको सेल करने जाओगे तो आपको सेम प्राइस मिलेगा, नहीं ना, उसका प्राइस आपको कम मिलेगा क्योंकि वो पुरानी हो चुकी है, आपने उसको यूज़ किया हुआ है। तो दैट इज़ कॉल्ड द डेप्रिसिएशन ऑफ द प्राइस, कि आपने ख़रीदा 3 लाख में, हो सकता है बेचते टाइम आपको 2,20,000 या 2,30,000 मिले, तो इस केस में डेप्रिसिएशन होगी, प्राइस जो है वो कम हो गया। जबकि हमने जो इंटरेस्ट वगैरह अभी पिछली एक्सरसाइजेज में पढ़े हैं वहाँ पे वैल्यू इंक्रीज होती है, यहाँ वैल्यू डिक्रीज होती है स्टार्टिंग वैल्यू से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिसिएट्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। हर साल उसका मशीन का रेट जो है वो 10% लेस हो जाता है, 10% कम हो जाता है। इफ़ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 10 लाख, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। ऑल्सो फाइंड द डेप्रिसिएशन। आपने फाइंड आउट करना है कि 10 लाख उसकी प्रेजेंट वैल्यू है, तो 2 साल के बाद उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी, जबकि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, यानी कि टाइम 2 ईयर्स है, और डेप्रिसिएशन हुई कितनी, प्राइस कम हुई कितनी, वो निकालना है। 2 कैलकुलेशंस हैं इसमें। लुक एट दिस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन इज ₹10 लाख, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है 10%, वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। अब फॉर्मूला वही है, वो जो अमाउंट वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो क्या था कि जो मेन वैल्यू है वो बाहर
इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर में टाइम, ठीक है। तो यहाँ भी वही लगाएंगे, मेन वैल्यू ये 1 माइनस, अब वहाँ प्लस था, यहाँ डेप्रिसिएशन है। आप याद रखिए जहाँ पे भी प्राइस कम होना होगा ना जिस भी आर्टिकल का, बीच में माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा। तो दिस इज माइनस रेट कितना है 10/100 पावर 2, टाइम 2 ईयर्स है। तो यहाँ हम इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए 0 और 0 कैंसिल, 1/10 रह गया, एलसीएम ले लिया, दिस इज 10 माइनस 1 9 हो गया। तो 9/10 इंटू 9/10 क्योंकि पावर 2 है, ये इस तरह से हो जाएगा ना, 10 लाख 9/10 पावर 2। तो अब इसको हम खोल के लिख देंगे, ये जीरोस 2 कैंसिल हो जाएंगी, 9 9 81, 81 को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी उस मशीन की वैल्यू 8,10,000 आफ्टर 2 ईयर्स। 2 साल के बाद उस मशीन की यही वैल्यू रह जाएगी। अब कितनी वैल्यू कम हो गई, डेप्रिसिएट कितना हुआ, डेप्रिसिएशन क्या है, दैट इज स्टार्टिंग वैल्यू माइनस वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। तो जो स्टार्टिंग वैल्यू थी वो क्या थी 10 लाख्स, उसमें से हमने 8,10,000 माइनस कर देने हैं, तो यू विल गेट 1,90,000। क्वेश्चन नंबर 2, द कॉस्ट ऑफ ए प्लॉट इज 6,40,000। अब प्लॉट का वैल्यू जो है वो आप जानते हैं कि अगर आप आज खरीदते हैं तो जिस तरह से प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज करती है, तो कई बार कम भी हो सकता है, बट मोस्टली प्रॉपर्टी प्राइस जो है वो हाइक पे ही जाते हैं, इंक्रीज ही होते हैं। तो द कॉस्ट ऑफ ए प्लॉट इज 6,40,000, इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5% ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू। हर साल उसकी वैल्यू जो है उसकी प्रीवियस वैल्यू से 5% बढ़ जाती है। तो व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ प्लॉट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होनी है, तो इसलिए उसी फॉर्मूला में हमने बीच में प्लस का साइन लगाना है। देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ प्लॉट 6,40,000, रेट ऑफ इंक्रीज पर ईयर 5%, तो 2 साल के बाद उसकी क्या प्राइस होगी, प्राइस आफ्टर 2 ईयर्स, दिस इज 6,40,000 इंटू 1 प्लस, अब यहाँ डेप्रिसिएशन नहीं है, इंक्रीज है। अगर डेप्रिसिएशन होती तो हम कम करते, अगर बोला होता कि प्लॉट जो है ऐसी जगह पे है जहाँ पे प्रॉपर्टी का रेट बढ़ा नहीं उल्टा कम हो गया, तो उस केस में हमने माइनस लगाना था। अब यहाँ इंक्रीज हो रहा है, तो दिस इज 1 प्लस आर बाय 100, रेट कितना है 5/100 पावर 2, टाइम इज 2 ईयर्स। तो देखो कैंसिल भी कर सकते थे, बट मैंने जीरोस क्यों रखी, क्योंकि यहाँ पे भी जीरोस हैं तो हम उनको सीधा कैंसिल करेंगे। दिस इज 100 प्लस 5, एलसीएम ले लिया, 105 2, तो इसको 2 बार लिख लिया, 1 2 3 4 जीरोस हमने कैंसिल कर दिए। व्हाट इज लेफ्ट 64 इंटू 105 इंटू 105, इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 7,05,600। दिस इज द प्राइस ऑफ द प्लॉट आफ्टर 2 ईयर्स। 2 साल के बाद प्लॉट का प्राइस जो है वो 6,40,000 से बढ़ के 7,56,000 हो जाएगा। सो दिस इज द answer. Question number 3, a person purchased a second hand bike for ₹16,000। एक बंदा है उसने बाइक खरीदी सेकेंड हैंड, कितने में खरीदी 16,000 में। इट्स रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 5% पर ईयर, हर साल उसकी प्राइस जो है 5% कम हो जाती है उस बाइक की। तो फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। सेम फॉर्मूला, बीच में माइनस आएगा, जब इंक्रीज है तो प्लस, डिक्रीज है तो माइनस। खरीदने की प्राइस क्या थी बाइक की, परचेज प्राइस ऑफ बाइक इज 16,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर ईयर 5%, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स, दिस इज 16,000, 1 माइनस 5/100, क्यों माइनस लगाया, क्योंकि डेप्रिसिएशन है, पावर 2। सो 5 1s are 5 20s are, एलसीएम लिया, 20 माइनस 1 हो गए 19, 19/20 इंटू 19/20, 2 टाइम्स लिख लिया। देखो ये जीरो कैंसिल हो गई, 160 रह गया, 2 से किया 80, फिर इस 2 से किया 40 इंटू 19 इंटू 19। जब आप इनको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको मिलेगा 14,440, ये प्राइस रह जाएगी उसकी ₹10 आफ्टर 2 ईयर्स। उस बाइक की प्राइस 2 साल के बाद 16,000 में खरीदी थी, डेप्रिसिएट होके ये वैल्यू रह जाएगी। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द कॉस्ट ऑफ LED टीवी वॉज 16,000 ड्यूरिंग 2018। 2018 में LED टीवी का कॉस्ट जो थी वो 16,000 थी।
नेक्स्ट ईयर 2019 में द प्राइस वॉज हाइक्ड बाय 5%। 2019 में प्राइस जो है 5% बढ़ गया। और उसके बाद 2020 में इन द नेक्स्ट ईयर 2020 में द कॉस्ट वॉज रिड्यूस टू 4%। उसके अगले साल 4% कम हो गया। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एलईडी इन 2020? 2020 में उसकी क्या कॉस्ट थी? पहले साल इंक्रीज हुआ है 5%, दूसरे साल डिक्रीज हुआ है 4%। प्राइस ऑफ एलईडी टीवी इन 2018 16,000 रुपीज। रेट ऑफ इंक्रीज 5%। तो प्राइस जो 2019 में कितना हो गया? 16,000। 1 प्लस आर इज 5% और 100 पावर 1 है क्योंकि 1 ईयर की बात हो रही, तो 1 हो तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये एलसीएम लोगे तो 105 अपॉन 100 आ जाएगा। 2 zeros ये कैंसिल हो गई। 160 इंटू 105 मल्टीप्लाई करो 160 को 105 से, आपको मिलेगा 16,800। ये प्राइस हो गया था 2019 में। अब 2020 में 4% रिडक्शन आ गई। रिडक्शन मतलब कम होना, रिड्यूस, डिक्रीज, डेप्रिसिएशन, ये कम होने के लिए ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो रेट ऑफ रिडक्शन इन 2020 दिस इज़ 4%। तो अब प्राइस कितना हो जाएगा? अब 2019 में ये प्राइस था, ये लेंगे यहाँ 1 माइनस 4/100 क्योंकि 4% जो है वो रेट ऑफ रिडक्शन है तो माइनस लगाया। 100 एलसीएम में जाएगा, 100 माइनस 4 96/100। 0 एंड 0 कैंसल्स आउट एंड 168 इंटू 96 करोगे तो रुपीज़ 16,128 ये प्राइस रह जाएगी उसकी इन 2020। 19 में इंक्रीज, 220 में डिक्रीज, बट 220 के लिए हमने ये प्राइस नहीं लेना, ये वाला प्राइस लेना है। ठीक है, इसके ऊपर 4% डिक्रीज हो रहा है। So this is the answer. Question number 5. Population of a town is this: 1,50,000. The annual birth rate is 5%. हर साल जो नए मेंबर्स पैदा होते हैं वो कितने हैं? 5%. एंड मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट क्या है? 3%. 5% लोग पैदा होते हैं और 3% उनकी डेथ भी हो जाती है। तो फाइंड द पॉपुलेशन इन आफ्टर 2 years. 2 साल के बाद पॉपुलेशन क्या रह जाएगी? देखिए, पॉपुलेशन ऑफ द टाउन दिस, एनुअल बर्थ रेट 5%, एनुअल मोर्टेलिटी रेट यानी कि डेथ रेट 3%। तो 5% पैदा हुए, 3% उसमें से नहीं, मतलब जो पुरानी पॉपुलेशन है उसमें से 3% जो है वो निकल गए, 5% ऐड हो रहे हैं। तो टोटल कितने ऐड हो रहे हैं फिर उसमें? 2%। 5 में से -3 करो, ये बर्थ है ये डेथ है, माइनस करोगे तो ये एडिशन हो रही है न्यू। सो पॉपुलेशन आफ्टर 2 years कितनी आएगी? 1,50,000 इंटू, अब पॉपुलेशन जो है 2% इंक्रीज हो रही है क्योंकि डेथ जो है 3% की हो रही है, 5% जुड़ रहे हैं साथ में। तो 1 + 2/100 पावर 2, तो यहाँ आप इसको लगा देंगे, यू विल गेट 1,56,060 मेंबर्स जो हैं ये हो जाएंगे आफ्टर 2 years। पॉपुलेशन जो है वो इतनी हो जाएगी 1,56,060। दिस इज द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years. So this is all about this exercise. I hope you have got it. This is exercise 7.8 chapter 7 comparing quantities. इस exercise में हमारे पास MCQs हैं। MCQs करने से पहले मैं चाहूँगी कि इसके पीछे जो फाइनेंशियल अवेयरनेस करके एक स्टोरी दी हुई है आप वो ज़रूर पढ़ें। देखिए, ये देखिए फाइनेंशियल अवेयरनेस, इस स्टोरी में सारा इस चीज़ के बारे में बताया हुआ है। ये स्टोरी सी दी हुई है बट इसका क्रक्स क्या है, सार क्या है स्टोरी का, कि इसमें जीएसटी के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से टैक्सेस लगते हैं। जीएसटी कब स्टार्ट हुआ? 1 जुलाई 2017 को ये स्टार्ट हुआ और ये 101th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। जीएसटी रिप्लेस्ड द, इसमें जो पुराने टैक्स स्लैब्स थे, टैक्स था उसको रिप्लेस किया गया और नई टैक्स स्लैब्स जो है अप्लाई की गई। अब जो जीएसटी के अंदर 5 डिफरेंट टाइप की टैक्स स्लैब्स आते हैं। 0% मतलब कोई टैक्स नहीं, 5%, 12%, 18% एंड 28%। तो रिसेंटली जो है फूड आइटम्स को भी 5% टैक्स के अंडर चार्ज किया गया है। ये आप ज़रूर पढ़िए, आई विल रिकमेंड दिस टू यू, दिस इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 7.8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जीएसटी स्टैंड्स फॉर, ये उसी पैराग्राफ में हमारे पास गिवन है कि जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
So C is the right option, goods and service tax. GST is effected in India from 1st July 2017. How many different tax slabs are there in GST? There are different 5 tax slabs in GST, that are 0%, 5%, 12%, 18% and 28%. कुछ चीज़ें हैं 0% में आती हैं, यानी कि उनके ऊपर कोई GST नहीं है, कुछ 5%, कुछ 12%, कुछ 18 एंड कुछ लग्जरी आइटम्स हैं वो 28% में भी आती हैं. Which of the following is not a tax slab under GST? GST में 0% है, 5% भी है, 12 भी है, 6% कोई slab नहीं है. So B is the right option. Which amendment of the Constitution is related to GST? अभी मैंने पीछे पैराग्राफ में पढ़ के बताया, this is 101 जो है, this is amendment. Which of the following is taxed under GST? अभी रिसेंटली किसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स, कौन सा आइटम है जिसको टैक्स के अंदर, GST के अंडर लाया गया? दैट इज फूड आइटम. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज. लेकिन इस एक्सरसाइज से पहले मैं बार बार ये कहूँगी कि आप फाइनेंशियल अवेयरनेस जो पैराग्राफ 140 पे दिया है, जो कि अभी मैंने शो किया, वो आप ज़रूर रीड करें एक बार. लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 7.9 विच इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर 7, कंपेयरिंग क्वांटिटीज. सो इसमें अब बैंक अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है आपके लिए. ये भी MCQ फॉर्म में है, बट इस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पीछे जो यहाँ इन्फॉर्मेशन दी होती है उसमें से कुछ रीड करवाना चाहूँगी. आप, आई होप कि आप उसको ध्यान से समझेंगे ताकि आप इन चीज़ों को आंसर कर सकें. देखिए, जब भी आप किसी बैंक में जाते हैं तो बैंक में या तो आपको पैसे जमा करवाने होते हैं या उसको विड्रॉ करना होता है. वैसे आजकल थोड़ा कम करते हैं हम ये चीज़ें, गूगल पे वगैरह एंड हमारी ये ऐप्स हैं, इनसे हम कर लेते हैं. बट फिर भी बैंक जाके अकाउंट्स को डील करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कई ऐसी जगह पे होते हैं हम जहाँ ये जीपे वगैरह ये हमें धोखा दे जाते हैं. तो अगर बैंक होगा हमारे पास तो, या ATM आसपास होगा, तो वो हमें कभी भी डिनाई नहीं करेगा. सो बैंक जाके अगर आपको डिपॉजिट करने हैं पैसे, तो आप कौन सी स्लिप फिल करोगे? डिपॉजिट स्लिप, जो कि ये होती है. ठीक है, इस स्लिप को फिल करना भी आपको आना चाहिए. देखिए, फर्स्ट नंबर ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे हम बैंक ऑफ नेम ऑफ बैंक ब्रांच भरते हैं. फिर यहाँ डेट फिल की जाती है. आफ्टर दैट यहाँ पे हम बताते हैं कि हमारा नेचर ऑफ अकाउंट कौन सा है, मतलब सेविंग्स अकाउंट है या करंट अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है हमारा. मोस्टली आम लोगों के पास सेविंग्स अकाउंट होते हैं, बट कईयों के पास करंट भी होते हैं, तो वो यहाँ मेंशन करना होता है. उसके बाद ये जो 4th नंबर है, यहाँ पे हम करते हैं अकाउंट होल्डर्स नेम भी, जिसके नाम पे अकाउंट है उसका नाम यहाँ फिल किया जाता है, यहाँ अकाउंट नंबर फिल किया जाता है. उसके बाद ये जो पोर्शन है, यहाँ पे हम दिखाते हैं कि हमारे 500 के कितने नोट्स हैं, 100 के कितने नोट्स हैं. इस तरह से जैसे 500 के 2 नोट्स आप दे रहे हो, 100 के 3 दे रहे हो, जो भी टोटल अमाउंट दे रहे हो, यहाँ टोटल अमाउंट लिखी जाती है. फिर यहाँ सिग्नेचर्स किए जाते हैं. तो ये सिग्नेचर्स हैं, यहाँ टोटल अमाउंट लिखी जाती है और यहाँ अमाउंट इन इंग्लिश में उसको लिखा जाता है. जैसे आप 10,000 रुपीज़ कर रहे हो तो यहाँ आप 10,000 मेंशन करोगे. सो दिस इज़ द डिपॉजिट स्लिप. उसके बाद अगर आपको बैंक से पैसे बाहर निकालने हैं, आपको चाहिए, तो फिर आप विड्रॉल स्लिप फिल करते हो. सो दिस इज़ द बैंक विड्रॉल स्लिप. बैंक विड्रॉल स्लिप में यहाँ डेट फिल की जाती है. ठीक है जी, यहाँ अमाउंट जो आपने लेना है, जितने पैसे आप निकाल रहे हो 2,000 3,000 वो फिल करते हैं. यहाँ उसका अमाउंट यहाँ इंग्लिश में लिखा जाता है, यहाँ उसको फिगर्स में लिखा जाता है. आफ्टर दैट यहाँ आपका अकाउंट नंबर आता है. उसके बाद आप यहाँ साइन करते हैं, यहाँ इनिशियल्स डालते हैं, मतलब जो आपने सिग्नेचर किए हैं, और यहाँ फुल नेम लिखा जाता है. तो ये फिल आप करके आप इसको देते हो तो वो आपको मनी वापस करते हैं. तो चलिए, अब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर मैंने जैसे मेंशन किया कि ATM में भी आप जाते हो तो वहाँ से भी आप पैसे निकालते हो. तो ये भी एक मोड है बैंक से पैसे विड्रॉ करवाने का. नाउ कम टू एक्सरसाइज 7.9. आप एक बार इस पूरे पैराग्राफ को, पूरी डिटेल को ज़रूर पढ़िएगा. When an account is opened in 2 names, जब एक ही अकाउंट 2 लोगों के नाम पे इकट्ठे 2 लोग मिलके खोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जॉइंट अकाउंट.
फॉर टेकिंग कैश आउट ऑफ अ बैंक, जब आपने कैश लेना है बैंक से तो आप कौन सी स्लिप फिल करोगे? विड्रॉल स्लिप, जिसके बारे में मैंने अभी डिटेल में आपको बताया। एटीएम आप यूज़ करते हैं सब, आपने देखा भी हुआ है, उसका फुल फॉर्म क्या है? एटीएम स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। पिन स्टैंड्स फॉर, कभी कभी आपके फ़ोन पे आता ना पिन, भी आप कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हो, जैसे कोई भी बैंक टू फ़ोन से आप बैंक टू बैंक कर रहे हैं ट्रांजैक्शन, तो उसमें पिन आता है। पिन जो आप किसी के साथ शेयर कभी भी नहीं करते, तो उसका फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। दिस बी इज़ द राइट ऑप्शन। फॉर पुटिंग कैश इनटू द बैंक, अगर आपने बैंक में कैश डालना है, जमा करवाना है, तो आप कौन सी स्लिप फिल करोगे? डिपॉजिट स्लिप, जिसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बताया। डैश लिस्ट द ट्रांजैक्शन कैरिड आउट इन अकाउंट, आपके अकाउंट में क्या ट्रांजैक्शन हुई, यानी कि कितने पैसे आपने जमा किए, कितने बाहर निकाले, वो चीज़ आपको कहाँ से, उसका रिकॉर्ड आपके पास कहाँ रहता है? दैट इज़ इन द पासबुक। सो बी इज़ द राइट ऑप्शन। This is all about this exercise 7.9 and rather about this chapter. ये सारा चैप्टर भी यहाँ फिनिश होता है। I hope you have got it. Thank you so much for watching my videos. Thanks a lot.